हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4 आवर्स स्टडी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 10 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं कल के रिवीजन क्वेश्चन से। तो कल हमने देखा था इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA का 95वां सदस्य देश चिली बना है। दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज शुभमन गिल बने हैं। बिहार के CM नीतीश कुमार ने राज्य में आरक्षण का दायरा 60% से बढ़ाकर 75% कर दिया है। किस देश की कंपनी साव भारत की रक्षा परियोजना में 100% FDI हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी है? तो ये स्वीडन की कंपनी है। रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP वृद्धि दर बढ़ाकर 6.2% कर दी है। हाल ही में भारतीय मिशन आदित्य L1 ने सूरज की पहली एक्सरे तस्वीर भेजी है। प्रतिवर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कोलंबिया सरकार कैरिबियन सागर से 200 टन खजाना निकालेगी। हाल ही में भारत के चेन्नई बंदरगाह से और रूस के बंदरगाह व्लादिवोस्तोक पोर्ट तक समुद्री रूट का सफल ट्रायल किया गया है। अभी भूटान के राजा जिमगे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत की 8 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। तो आज का पहला सवाल है, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये डायना प्यूक टापू बनी है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, डायना प्यूक टापू। 8 नवंबर को न्यूजीलैंड क्रिकेट यानी NZC ने डायना प्यूक टापू को बोर्ड का अध्यक्ष चुना है। डायना न्यूजीलैंड के पूर्व राष्ट्रपति और बोर्ड के अध्यक्ष मार्टिन इसनेडेन की जगह लेंगी। डायना प्यूक टापू न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। मार्टिन इसनेडेन को 3 साल के लिए NZC बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 1 साल के लिए अभी बाकी था, लेकिन उन्होंने डायना के लिए पद छोड़ दिया है। डायना न्यूजीलैंड ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वह 2 अमेरिका कप सेलिंग कैंपेन में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थीं। डायना को एक बार वर्ल्ड मास्टर्स गेम्स की डायरेक्टर भी बनाया गया था। NZC की स्थापना 1894 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में स्थित है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 GST सेवा केंद्र लॉन्च किए हैं? तो ये GST केंद्र गुजरात राज्य में लॉन्च किए गए हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, गुजरात। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुजरात के वापी में 12 वस्तु एवं सेवा कर यानी GST सेवा केंद्र लॉन्च किए हैं। इस अवसर पर उन्होंने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना में भाग लेने वाले 6 ग्राहकों को 10 लाख रुपए का पुरस्कार भी प्रदान किया। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना 1 सितंबर 2023 को CBIC के द्वारा लॉन्च की गई थी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। देश का पहला सबसे ज़्यादा कार्गो संभालने वाला पोर्ट कौन बना है? तो ये मुंद्रा पोर्ट बना है, जो गुजरात में स्थित है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मुंद्रा पोर्ट। 7 नवंबर को अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड यानी APSEZ ने बताया कि मुंद्रा पोर्ट देश का पहला सबसे ज़्यादा कार्गो संभालने वाला पोर्ट बन गया है। गुजरात में स्थित मुंद्रा पोर्ट ने अक्टूबर 2023 में 16.1 मिलियन मीट्रिक टन यानी MMT कार्गो संभाला है। गुजरात के कच्छ में स्थित अडानी ग्रुप का हिस्सा मुंद्रा पोर्ट देश का सबसे बड़ा निजी पोर्ट है। मुंद्रा पोर्ट ने पिछले साल 231 दिनों के रिकॉर्ड को तोड़कर 210 दिन में 100 MMT का आंकड़ा पार किया है। अडानी ग्रुप ने मुंद्रा पोर्ट में हाइड्रोलिसिस पाइप गैस यानी HPG जैसे नए कार्गो प्रकार जोड़े हैं। इस साल की शुरुआत से नवंबर तक इसने 2480 से अधिक जहाज़ों को डॉक किया और 11500 से अधिक रेक की सर्विस की है। मुंद्रा पोर्ट को जोड़ने वाले सभी
प्रमुख रेल लाइनें और इनलैंड कंटेनर डिपो अब डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनों को संभालने में सक्षम है। साल 2014 में मुंद्रा पोर्ट ने 100 MMT कार्गो का मैनेजमेंट किया था और वह ऐसा करने वाला देश का पहला पोर्ट भी बन गया था। भारत में 13 प्रमुख और 200 छोटे और मध्यम अधिसूचित पोर्ट्स हैं। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट मुंबई बंदरगाह है, जो देश के पश्चिमी तट पर पश्चिमी मुंबई में स्थित है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो वेंकट नागेश्वर चसलानी को बनाया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वेंकट नागेश्वर चसलानी। 8 नवंबर को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी AMFI ने वेंकट नागेश्वर चसलानी को नया CEO नियुक्त किया है। इससे पहले चसलानी SBI में डिप्टी MD पद पर नियुक्त थे। चसलानी म्यूचुअल फंड के उद्योग ग्रोथ पहलुओं और AMFI 2.0 स्ट्रेटेजी पर ध्यान देंगे। चसलानी पूर्व CEO NS वेंकट्स की जगह लेंगे। चसलानी FIMMDA और फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी FEDAI के चेयरमैन भी रह चुके हैं। AMFI के नवनियुक्त चेयरमैन नवनीत मनोट हैं। IIT मद्रास ने अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस कहाँ खोला है? तो इसकी जो घोषणा पहले ही कर दी गई थी, तो ये अभी जंजीबार में खोला गया है। आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जंजीबार। 6 नवंबर को IIT मद्रास ने अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस तंजानिया के जंजीबार में खोला है। परिसर के पहले बैच में जंजीबार मुख्य भूमि तंजानिया, नेपाल और भारत के विद्यार्थियों को प्रवेश मिला है, जिसमें 40% छात्राएं हैं। IITM यानी IIT मद्रास का उद्घाटन जंजीबार के राष्ट्रपति और रोबोल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मबीन ने इसका उद्घाटन किया है। IIT मद्रास जंजीबार देश के बाहर किसी भी IIT का पहला इंटरनेशनल कैंपस है। IIT का यह परिसर विवेलियो जिले में पड़ता है और जंजीबार टाउन से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। कैंपस की शुरुआत BSAI डाटा साइंस AI और डाटा साइंस इन MTech कोर्स के साथ की गई है। हाल ही में भारत आर्मी एविएशन कोर ने कितने हर्मीस 900 ड्रोन खरीदने के लिए ऑर्डर दिया है? तो ये 4 ड्रोन खरीदे जाएंगे। आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 4। भारत आर्मी एविएशन कोर ने आर्मी और नेवी के लिए 4 हर्मीस 900 ड्रोन, इसका नाम है हर्मीस 900 ड्रोन का ऑर्डर दिया है। यह इजरायली हर्मीस 900 ड्रोन अगले साल भारतीय सैन्य बेड़े में शामिल होंगे। तो इजरायल का ड्रोन है, याद रखना है। यह ड्रोन 30,000 फीट की ऊंचाई पर 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है और 445 किलो पेलोड ले जा सकता है। हर्मीस 900 ड्रोन को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर निगरानी के लिए तैनात किया जाएगा। भारत के अलावा ये ड्रोन चिली, कनाडा, अजरबैजान, मेक्सिको, ब्राज़ील, कोलंबिया, फिलीपींस और स्विट्जरलैंड के पास भी हैं। हैदराबाद में अडानी एरोस्पेस ने रक्षा विभाग और इजरायल के एमिट सिस्टम के साथ पार्टनरशिप की है। अडानी एरोस्पेस में हर्मीज 900 का एयरफ्रेम पहले से बनकर तैयार है। भारत आर्मी एविएशन कोर का गठन 1 नवंबर 1986 को किया गया था। QS एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा भारतीय संस्था टॉप 50 में शामिल है? तो ये IIT मुंबई और IIT दिल्ली, ये दोनों टॉप 50 में शामिल हुए हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी है, A और B दोनों। 8 नवंबर को क्यूकरेली साइमेंट्स यानी QS ने एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की लिस्ट जारी की है। ये 2024 के लिए है, लेकिन अभी 2023 में यानी एक साल पहले के लिए जारी की जाती है। इस लिस्ट में भारत की IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली को टॉप 50 में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में IIT बॉम्बे को एशिया में 40वां स्थान मिला है
भारत की यूनिवर्सिटीज़ में आईआईटी बॉम्बे ने टॉप पोजीशन को बरकरार रखा है। इस लिस्ट में आईआईटी दिल्ली को एशिया में 46वां और भारतीय यूनिवर्सिटीज़ में दूसरा स्थान मिला है। टॉप 100 एशिया यूनिवर्सिटीज़ में 7 भारतीय यूनिवर्सिटी शामिल हैं। इस लिस्ट में 148 भारतीय यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी जगह बनाई है। चीन की 133 यूनिवर्सिटीज़ को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही है, दूसरे स्थान पर हांगकांग यूनिवर्सिटी और तीसरे पर सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी है। प्रत्येक साल राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 9 नवंबर। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है समाज के कमजोर वर्ग को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2023 में इस दिवस की थीम है सभी के लिए न्याय तक पहुंच, कानूनी जागरूकता के माध्यम से हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाना। भारत में राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस की शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1995 में की गई थी। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दिया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने 7 नवंबर को राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन पर भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग का आरोप लगा है। यूरोप में पुर्तगाल लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक कारों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बिजली देने के लिए किया जाता है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और इसकी मुद्रा यूरो है। यह यूरोपीय महाद्वीप का सबसे पश्चिमी बिंदु है। यह दक्षिण में अटलांटिक महासागर और उत्तर पूर्व में स्पेन पुर्तगाल के साथ भूमि सीमा रखने वाला एकमात्र देश है। ये जो रेड वाला दिख रहा है ये है पुर्तगाल और इसके साइड में स्पेन है। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व स्पीकर और मंत्री महेश्वर मोहंती का निधन हुआ? तो ये उड़ीसा के पूर्व स्पीकर थे। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उड़ीसा। 7 नवंबर को उड़ीसा के पूर्व स्पीकर और मंत्री महेश्वर मोहंती का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पुरी विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक रहे मोहंती ने लगभग 3 दशकों तक पुरी शहर की राजनीति को संभाला था। 1995 में वह पहली बार जनता दल के टिकट पर पुरी से विधायक बने थे। मई 2004 में मोहंती को उड़ीसा विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। वह इस पद पर मार्च 2008 तक रहे। साल 2012 में वह पहली बार राज्य में मंत्री बने और मई 2019 तक नवीन पटनायक के कैबिनेट में रहे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब जानते हैं कल वाले सवाल का उत्तर। तो सवाल ये था, मोदी सरकार के द्वारा भारत में नोटबंदी का ऐलान कब किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 8 नवंबर 2016 को किया गया था। 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार ने भारत में नोटबंदी का ऐलान किया था। इस नोटबंदी में देश में 1000 और 500 का नोट बंद कर दिए गए थे। इसके बाद 500 और 2000 के नए नोट शुरू किए गए थे। तो आज का टेस्ट क्वेश्चन है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। निम्न में से वर्तमान में वे किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट करें। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें। साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।